दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता जितनी तेजी से शिखर पर पहुंचाती है उतनी ही बेरहमी से नीचे भी गिरा सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसने भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी पार्टी जिसने 1.5 दशक तक बंगाल की राजनीति पर लगभग एक छत्र राज किया, एक ऐसी नेता जिनकी एक आवाज पर लाखों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आते थे, एक ऐसा संगठन जिसे कभी अजय माना जाता था, लेकिन चुनावी नतीजे आने के महज कुछ ही हफ्तों के भीतर वह पार्टी बिखरने लगी। और आज हालात ऐसे हैं कि कभी सत्ता का सबसे मजबूत किला माने जाने वाली तृणमूल कांग्रेस 3 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। सवाल है, आखिर 28 साल पुरानी पार्टी सिर्फ 28 दिनों में कैसे टूट गई? क्या ये सिर्फ चुनावी हार का असर है या फिर इसके पीछे वर्षों से जमा रहा असंतोष, अंदरूनी सत्ता संघर्ष और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का विस्फोट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी जैसे अनुभवी और आक्रामक नेता भी अपनी पार्टी को टूटने से नहीं बचा पाई है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे तृणमूल कांग्रेस से बिखरने की पूरी कहानी, वो कहानी जो बंगाल की राजनीति का भविष्य बदल सकती है और दिल्ली की सत्ता के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। दरअसल चुनाव परिणाम के बाद सबसे झटका तब लगा जब तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक और सांसद अचानक पार्टी से अलग रास्ते पर चल पड़े। कोलकाता में रितुपत बनर्जी की अगुवाई में एक नया गुट खड़ा हो गया जो खुद को असली तृणमूल बताने लगा। दूसरी तरफ दिल्ली में तृणमूल के कई सांसदों ने पार्टी छोड़कर एनडीए समर्थक रुख अपना लिया और इस पूरी उठापटक के बीच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का खेमा राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ता रह गया। एक समय था जब टीएमसी का मतलब ही ममता बनर्जी हुआ करता था, लेकिन आज की राजनीति गलियारों में एक नया शब्द सुनाई दे रहा है, काली घाट तृणमूल, यानी वह छोटा सा गुट जो अब भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी लाखों कार्यकर्ताओं और सैकड़ों नेताओं वाली पार्टी कुछ ही दिनों में सिमटकर खत्म हो गई है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी जड़ें तृणमूल कांग्रेस की चुनाव केंद्रित राजनीति में छिपी हुई हैं। 1998 में पार्टी की स्थापना से लेकर 2011 में सत्ता हासिल करने तक तृणमूल का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ एक था, वाम मोर्चे को हराना और बंगाल की सत्ता पर कब्जा करना। इसके बाद भी पार्टी की लगभग पूरी राजनीति चुनाव जीतने के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। ममता बनर्जी के कई लोकप्रिय योजनाएं शुरू की, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, सबुज साथी और युवा साथी जैसी योजनाओं ने उन्हें लगातार चुनावी बढ़त दिलाई थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि पार्टी ने एक मजबूत वैचारिक ढांचा कभी खड़ा ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही सत्ता हाथ से निकली, नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। यही वजह है कि चुनाव हारने के कुछ ही दिनों के बाद कई नेता पार्टी छोड़ने लगे। उन्हें लगा कि अब टीएमसी का भविष्य अंधकार में है। यही कारण है कि कई पुराने वफादार नेता भी अचानक नए राजनीतिक ठिकाने तलाशने लगे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजनीतिक एक्सपर्ट्स में यह भी चर्चा है कि बीजेपी ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। बंगाल में पहली बार सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी नहीं चाहती थी कि ममता बनर्जी एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में फिर से उभरे, इसलिए टीएमसी के भीतर चल रही नाराजगी को हवा मिली और कई असंतुष्ट नेता अलग रास्ते पर निकल पड़े थे। दिल्ली में इसका असर और भी बड़ा दिखाई दिया। लोकसभा में बीजेपी की संख्या बढ़ाने के लिए टीएमसी के सांसदों में सेंध लगाने की कोशिशें तेज हुई। कई सांसद ने एनडीए का समर्थन करने का फैसला किया। इससे मोदी सरकार की राजनीतिक स्थिति और भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर टीएमसी के पतन की सबसे बड़ी वजह किसी एक व्यक्ति को माना जाए तो वह है अभिषेक बनर्जी। पार्टी के भीतर बगावत करने वाले लगभग हर नेता ने खुलकर या इशारों में अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। आरोप है कि उन्होंने पार्टी को कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाने की कोशिश की थी। धीरे धीरे निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गई। जमीनी कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के बीच दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत उसका जनसंपर्क था। ममता बनर्जी आम लोगों की भावनाओं को समझती थी और उसी के आधार पर राजनीति करती थी। लेकिन समय के साथ पार्टी का चरित्र बदलने लगा। संगठन के भीतर संवाद कम हुआ और असंतोष बढ़ता गया। आईपैक जैसी चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनियों की बढ़ती भूमिका में भी कई नेताओं को नाराज किया है। पार्टी के अंदर ये धारणा बन गई कि अब फैसले कार्यकर्ता नहीं बल्कि पेशेवर सलाहकार ले रहे हैं। टिकट वितरण से लेकर भाषणों तक में भारी हिस्से बढ़ने की शिकायतें सामने आने लगी थी। इसी बीच अभिषेक बनर्जी पर लगे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि इनमें कई मामले अभी जांच या अदालत में हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर विपक्ष और बागी नेताओं ने इन्हें बड़ा मुद्दा बना दिया। यही वजह है कि टीएमसी की टूट को समझने वाले अधिकांश एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सिर्फ चुनाव हार नहीं थी, ये वर्षों से जमा हो रहा नाराजगी, सत्ता संघर्ष, नेतृत्व को लेकर असहमति और बदलते राजनीतिक समीकरणों का
परिणाम था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी एक बार फिर उसी अंदाज में वापसी कर पाएंगी जैसा उन्होंने वामपंथ के खिलाफ संघर्ष के दौरान किया था। क्या टीएमसी फिर से खुद को खड़ा कर पाएगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है? इन सवाल के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। आपकी क्या राय थी इस खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे हैं द संपन्न भारत में, आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।